हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा और उसके बाद आप इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको जो पॉइंट है फर्स्ट टू लास्ट तक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि किस तरीके से इंडिया में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश आए, अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सब्सिडियरी अलाइंसेस मीन्स क्या कि जो भी यहाँ पे लोकल रूलर्स थे उस समय के, उनके ऊपर कंट्रोल किया और धीरे धीरे करके अपने पैर जमाना उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट आया, मीन्स जो भी यहाँ के रूलर थे उस समय के, तो वो सिर्फ क्या करते थे, या फिर जो नवाब ऑफ बंगाल था जो उन्होंने ही सिलेक्ट किया हुआ था, तो वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का काम देखता था। बाकी जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो कौन करता था, ब्रिटिश के जो भी उस समय के ऑफिसर्स वगैरह होते थे उन्होंने। उसके बाद सिविल सर्विसेज हो, लॉ एंड ऑर्डर में उन्होंने अपना हक जमा लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स मीन्स हर एक एरिया में हम कह सकते हैं या फिर हर एक फील्ड में उन्होंने क्या किया था, अभी अपने लोग वहाँ पे अपने लोग या फिर उनके खुद के रूल्स जो थे उनके तरीके से उन्होंने राज्य चलाना शुरू कर दिया था। तो मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स जो थी वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, जो भी गार्ड होते थे, जो पुलिस होते थे, मिलिट्री के जो लोग थे, वहाँ पर भी जो ब्रिटिश थे उनको ही उन्होंने रखा था। और उसके बाद क्या किया था, देखिए, द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज to safeguard the British occupied region in India, acquire new territories and break down any revolt against the British in India। कि उनके अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे अगर आवाज़ उठाता था तो उसे वो क्या करते थे, ब्रेक डाउन करते थे या फिर उनको वहीं पे रोक देते थे। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स, कि उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किए जाते थे कंट्री में या फिर मेंटेन करने का काम किसके पास था, तो पुलिस फोर्स के काम था। जुडिशियल सिस्टम मीन्स जो न्याय व्यवस्था थी वो भी उन्होंने न्याय व्यवस्था कैसे रखी थी, जैसे इंग्लैंड की जुडिशियल सिस्टम थी उसी बेसिस पे उन्होंने इंडिया का भी सिस्टम रखा था। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस, जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं कोर्ट वगैरह होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सिविल या क्रिमिनल कोर्ट जो थे वो रखे थे कि लोकल जो भी केसेस होंगे वो कहाँ पे सॉल्व होंगे, उस कोर्ट में होंगे। एंड फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश, जैसे कि आज का है उसी तरीके से अगर हम कहेंगे तो एक तरीके से उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट भी की थी जो कि पहले इंडिया में नहीं था, जैसे कि एजुकेशन हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन जो भी थे हर रीजन में हर प्लेस में वो अलग अलग था। और उस समय जो है जजमेंट जो किया जाता था वो बेसिस ऑफ कास्टिज्म, कास्ट को काफ़ी माना जाता था उस समय इंडिया में। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले अ कमिटी वॉज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। द इंडियन penal code was enforced all over British India with British principle of equality before law। तो उनके अंडर लॉर्ड मैकॉले जो थे उनके अंडर एक कमिटी सेटअप की गई, उसके अंडर उन्होंने कुछ लॉ ऐसे बनाए थे कि लॉ बनाने से पहले इक्वलिटी को उन्होंने ध्यान में रखा था जो कि पहले इंडिया में नहीं था। बट देयर वर सम डिफेक्ट्स इन इट, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे। देयर वेर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज ऑफ द यूरोपियंस, जो यूरोपियंस थे उनके लिए कोड्स अलग थे, उनके लॉज अलग थे। न्यू लॉज वेर डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, तो इसके लिए जो कॉमन लोग थे, जो जनता उस समय की थी, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होता था या फिर थोड़े से प्रॉब्लम होते थे समझने के लिए कि कौन से रूल्स उनके लिए या फिर यहाँ पे कौन से लॉज है। लीगल केसेस बिकेम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर, तो जो कि आज भी चलता है कई बार कि केसेस जो है वो पेंडिंग ही रहती थी कई सालों तक, और उनका जो खर्चा होता था अगर लीगली केसेस लड़ना हो तो उसका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता था। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, सिंस एंशियंट टाइम देयर वेर इन्वेजन इन इंडिया, कि इंडिया में एंशियंट टाइम से अगर हम देखेंगे तो कई सारी बाहरी पावर्स आई थी और यहाँ पे उन्होंने राज किया था। और उन्होंने क्या किया था, जो भी इन्वेडर्स यहाँ पे आए थे इंडिया में सेटल हुए थे तो उन्होंने इंडियन कल्चर को एब्जॉर्ब किया था। उसके बाद जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने भी यहाँ पे कई साल क्या किया था, यहाँ पे अपना राज्य चलाया था या फिर उनकी हुकूमत यहाँ पे चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम थी उस समय की इंडिया की वो उन्होंने चेंज करने की कोशिश की थी। इंग्लैंड वॉज ए मॉडर्न नेशन, तो वो मॉडर्न देश था उस समय का, ये उनमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था या फिर कई सारे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे थी जब इंडिया में नहीं थी। हेंस दे inculcated an economic system in India which was
कंडक्टिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड। तो उन्होंने इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम बनाया इंडिया में कि जो उन्हें हेल्प करे उनके इंग्लैंड की इकोनॉमिक सिस्टम अच्छे बनाने के लिए। ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उनको तो फ़ायदा हो रहा था जो भी उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट किया था, लेकिन प्रॉब्लम किसे हो रही थी उस समय, तो इंडिया को हो रही थी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी वो हम देखेंगे। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड्स ऑफ द विलेज वेयर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ। जैसे कि पहले भी हमने स्टडी किया है, उस समय क्या होता था कि विलेज में जो लोग रहते थे, मीन्स अगर कोई फार्मर है तो वो क्या करता था, उसे अगर कुछ मिट्टी के बर्तन लेने हैं तो वो क्या करते थे, अपने जो क्रॉप्स है वो उनको देते थे, मिट्टी के बर्तन उनसे लेते थे। उसके बाद सेम उसी तरीके से अगर उनके जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, जो औजार हथियार वो यूज़ करते थे खेती करने के समय, तो उनको ख़रीदने के लिए भी वो क्या करते थे, अपने पास के क्रॉप्स देके उनको ख़रीदते थे। बाकी के भी लोग जो थे आपस में क्या करते थे, चीज़ें एक्सचेंज करते थे उस समय। तो जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी वो उनके विलेज में ही पूरी हो जाती थी। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। तो रिवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था, लैंड रेवेन्यू, वो इनकम का मेन सोर्स था। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। तो ये डिपेंड होता था किस तरीके से क्रॉप लगाया है, उसके ऊपर डिपेंड होता था रेवेन्यू कितना लिया जाएगा। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया था, हर किसी को एक जैसा ही उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कहा था, या फिर जो भी लैंड होगी जैसे भी होगी टैक्स उन्होंने क्या किया था, सेम ही सबको रखा था। To increase income, the British made important changes in the revenue system. Land was measured and as per the area of the land, the tax was fixed. कि उन्होंने क्या किया एक तरीके से कि एरिया कितना है, लैंड का एरिया कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड होता था, और फिर टैक्स वो क्या करते थे, फिक्स करते थे। और उससे पहले क्या किया जाता था कि कितना क्रॉप आपको आया है, कितना धान्य आपने उगाया है, उसके ऊपर डिपेंड होता था टैक्स। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि एरिया मेजर करो, जिसका एरिया ज़्यादा है उसे टैक्स ज़्यादा लगेगा, जिसका एरिया कम है उसे टैक्स कम लगेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कैश ही लेते थे। इसके लिए फिर क्या होता था कि अगर फार्मर है, अगर वो नहीं पे कर पाते थे तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। ब्रिटिश लोग जो थे उनको ज़्यादा परेशान करते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। क्योंकि फार्मर्स के पास अगर पैसा नहीं होता तो फिर उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते थे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देयर वेर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल life. For payment of taxes, Indian farmers started selling the crops at whatever price it received. कि अगर ब्रिटिश लोगों को कैश में हमें टैक्स देना है तो उनका टैक्स पे करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, उनके क्रॉप्स जो भी उन्हें प्राइस मिले एट एनी कॉस्ट, उन्हें क्या करना था, टैक्स तो देना ही था। तो वो क्या करते थे कि क्रॉप्स को बेच देते थे जो भी प्राइस मिले, और वो कैश जो है वो एज अ रिवेन्यू देते थे। द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। तो जो व्यापारी उस समय के थे वो लोग क्या करते थे, फिर कम से कम कीमत बोलते थे और उससे फिर फार्मर से वो क्या करते थे, खरीद लेते थे। At a certain time, the farmer had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay the tax. फार्मर बिकेम बैंकक्रप्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि ये लोग क्या करते थे, पैसे उस समय उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए फिर जैसे कि हम बोलते हैं ज़मीन गिरवी रखना वगैरह वो भी करने लगे थे, और उसके कारण उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा था, या फिर इजीली वो लोन को पे नहीं कर पा रहे थे, ना टैक्स पे कर पा रहे थे। तो उसके बाद वो क्या करते थे कि उनके पास सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या बचता था, रास्ता बचता था कि उनको वो ज़मीन बेचनी पड़ती थी। द फार्मर वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द गवर्नमेंट, ज़मींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट। सब लोग उनको लूट रहे थे कि फार्मर्स को जो गवर्नमेंट थी वो रिवेन्यू उनसे मांगती थी, ज़मींदार के पास जाते थे, अगर गिरवी रखते थे वो भी लोन उनको देता था, लेकिन अगर लोन नहीं चुकाया तो फिर ज़मीन भी हाथ से जाती थी। जो मर्चेंट्स थे वो भी उनसे जो सामान खरीदते थे वो भी कम कीमत में खरीदते थे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, initially food grains were cultivated by the farmers. It used to fulfill their domestic needs as well as the needs of the village. The British government started giving more encouragement to cash crops लाइक कॉटन, इंडिगो, टोबैको टी एक्सेट्रा। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश लोगों ने ये उस समय स्टार्ट किया था कि खेती में सिर्फ क्रॉप्स नहीं उगाने हैं कि जिनसे सिर्फ आपकी या फिर विलेज की ज़रूरत पूरी हो, लेकिन जो आपको पैसा दे सकता है, जैसे कि कॉटन है, कपड़े बनाने के लिए कॉटन लगेगा, इंडिगो है, टोबैको है, टी है, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। तो वही उन्होंने क्या किया था, इनकरेज किया था उस समय के फार्मर्स को कि वो अपने खेती में ये क्रॉप्स लगाएं।
The process of giving stress on cultivation of profit giving cash crops instead of food grains is known as the commercialization of एग्रीकल्चर। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे क्रॉप्स उगाना कि जिससे आपको क्या मिलेगा, कैश ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, इंस्टेड ऑफ जो फूड ग्रेन्स हम लगाते हैं उनसे ज़्यादा ही पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। तो इसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है फेमाइन। From 1860 to 1900, India faced great famine, but the British ruler did not take much effort to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on provision of water supply. फेमाइन के बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पे पानी की सप्लाई पहुँचाना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने उतना वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम जो थी उसी समय डेवलप हुई थी, जैसे कि रेलवे इंजन हम कहेंगे, तो वो भी उसी समय ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, जो रूट था मुंबई टू ठाणे, वहाँ पे रेलवे चलाई थी। फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। कि अगर व्यापार करना होता है, ट्रेड करना होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेवलप किया था। एंड 1853 में फर्स्ट रेलवे जो है उसका रूट था मुंबई टू ठाणे। इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया। ड्यू टू इट ऑल सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशन गॉट कनेक्टेड टू वन अनदर। उसके बाद पोस्टल सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, मीन्स एक तरीके से अच्छा भी हुआ था कि उनके कारण डेवलपमेंट आ रही थी। एक एक चीज़ देश में जो है लोगों को समझ में आ रही थी कि किस तरीके से हम में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरीके से हम लोगों को जो रेलवे है यूज़ कर सकते हैं, या पोस्टल सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट्स देयर वाज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द सोशल लाइफ ऑन द इंडियंस। और इसका काफ़ी, ये सारे डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ था सोशल लाइफ के ऊपर। ड्यू टू दिस देयर वाज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम। और इसके कारण उनमें यूनिटी भी आ गई थी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। किस तरीके से डिक्लाइन हुई थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो इंडिया में थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। तो वो लोग क्या करते थे, टैक्स जो है काफ़ी अच्छा लेते थे, किसके ऊपर, अगर ये इंडिया टू इंग्लैंड जाता था, इंडिया से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया जाता था। ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। और जब इंग्लैंड टू इंडिया कोई चीज़ आती थी तो वहाँ पे कम टैक्स लगाया जाता था, तो उनका फ़ायदा होता था। और जब हमारे इंडिया से अगर बाहर की मीन्स इंग्लैंड में अगर कोई सामान जाता था तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता था। ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वेयर मशीन मेड एंड हेंस देयर वॉज अ मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। उनके पास मशीन्स थे, टेक्नोलॉजीज थी, जिसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा होता था और फिर उनको कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, तो उनका फ़ायदा भी होता था। टू कम्पीट विद सच चीप प्रोडक्ट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिसंस। इंडियन आर्टिसंस उस समय क्या यूज़ करते थे, कोई कुम्हार होता था तो वो जो व्हील आता है उसके ऊपर ही बनाता था, लेकिन उनके पास कई सारे मशीन्स थे, या फिर बाकी की भी जो भी चीज़ें थी, कपड़े हो या फिर बाकी की चीज़ें हो, तो उनके लिए उनके पास मशीन्स थे। इसके लिए उनका मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड मेनी आर्टिसंस बिकम अनएम्प्लॉयड। और इसके कारण फिर क्या हुआ कि बाहर से अभी इंग्लैंड से माल जो है वो आने लगा था, जो व्यापार था वो अभी चलने लगा था, जिसके कारण जो लोकल उस समय के आर्टिसंस थे उनका काम जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका था। Development of new industries in India. Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large numbers. क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ब्रिटिश लोगों का कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, अच्छा मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। इसके लिए जो ऑलरेडी इंडियन बिजनेसमैन थे वो भी एक साथ आके काम नहीं कर रहे थे। एट सम ऑफ देम बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम्स। कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम किया और अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। इन 1853 कावासजी नानाभाई दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई। फिर इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो थी वो मुंबई में स्टार्ट की। इन 1855 द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड एट रिशा इन बंगाल। इन 1907 जमशेदजी टाटा established the Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. In India, coal, metal, sugar, cement and chemical industries came to be started. तो उस समय 1853, 1855 उसके बाद जो है फिर जो यहाँ के जो व्यापारी थे या फिर जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अभी धीरे धीरे करके क्या करना स्टार्ट किया था, अपने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया था। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स क्या हुए वो भी देखेंगे। इन द 19th century यूरोप अ न्यू इरा टुक शेप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. This change is in West led to obvious
repercussion on India. For carrying out administration, the British had to understand the Indian society. तो उस समय जो वैल्यूज़ थी, जो बेसिस वैल्यू हम कहेंगे उस समय 19th सेंचुरी यूरोप में अगर हम कहेंगे तो न्यू इरा एक स्टार्ट हो चुका था। ऐसे हम कहेंगे कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, ये चीज़ें अभी लोगों में दिखने लगी थी। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, पूरा राज्य यहाँ पे उनको चलाना था, उसके लिए उन्हें इंडियन सोसाइटी को समझना काफ़ी ज़रूरी था। फॉर दिस पर्पज दे स्टार्टेड स्टडिंग द ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज म्यूजिक, फ्लोरा, फोना ऑफ इंडिया। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, या फिर यहाँ का लिटरेचर कैसा होता है, यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, फ्लोरा एंड फोना मीन्स एनिमल्स कौन से हैं, बर्ड्स कौन से, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया था। इन 1784 सर विलियम जोन्स एन इंग्लिश ऑफिसर इस्टेब्लिश द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता। मैक्स मुलर अ जर्मन थिंकर वॉज डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडिया, रिलीजन, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। तो उसने फिर क्या किया था कि रिलीजन, धर्म के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में उसने स्टडी किया था। ड्यू टू दिस एग्जाम्पल्स देयर अराउज फीलिंग अमॉन्ग न्यूली एजुकेटेड इंडियंस टू स्टडी इंडियन रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। फिर उसके बाद जो है फिर लोगों में अभी ये फीलिंग आने लगी थी, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके दिमाग में भी, कि रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन के बारे में स्टडी करना चाहिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी लॉज इन इंडिया। इन 1829 लॉर्ड विलियम Bentinck passed the Sati Prohibition Act. In 1856 लॉर्ड डलहौसी पास द विडो मैरिज एक्ट। कि उस समय सती प्रथा होती थी। सती प्रथा मीन्स क्या कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनकी चिता पर जो वाइफ होती थी वो भी वहाँ पे क्या करती थी, उस आग में जाके अपनी जान दे देती थी, तो उसे सती प्रथा कहा जाता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने ये प्रथा बंद की थी पूरी तरीके से। और 1856 में विडो जो विधवा होती है उनका फिर से रीमैरेज जो होता था उसका एक्ट भी वहाँ पे पास किया गया था, जो किया था लॉर्ड डलहौसी इन्होंने। दिस एक्ट वे रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म। तो उन्होंने सोशली भी कुछ अच्छे काम किए थे, या फिर ट्रेड एंड व्यापार जो होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा काम किया था। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। According to recommendation of Lord Macaulay in 1835, English education started being imparted in India। फिर उसके बाद कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे कि जो इंग्लिश एजुकेटेड हो, या फिर ब्रिटिश लोगों का जो लैंग्वेज हो या फिर जो स्टडी हो वो यहाँ के लोगों का आए। तो इसलिए उन्होंने उनका जो एजुकेशन था वो यहाँ पे इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया था। थ्रू न्यू एजुकेशन इंडियंस वेर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वेर इस्टेब्लिश एट कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास। द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कई सारे फील्ड में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट उनके कारण हुई थी। व्यापार में हो, ये एजुकेशन हो, सोशली हो, काफ़ी सारे जगह पे उन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट की थी। तो इस तरीके से ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।